ईवीएम हैकिंग को लेकर के सैयद शुजा ने जो दावे किए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल ईसीआईएल का है, क्योंकि वही ईवीएम बना रही थी और उनका दावा है कि उस ईवीएम बनाने वाली टीम का वो हिस्सा थे। लिहाजा ईवीएम जब भी ईसीआईएल सामने आकर के कुछ भी कहे इसके रिगार्डिंग, तो शायद उससे उनकी बातों का एक तरह से प्रूव होगा या फिर खंडन हो जाएगा। तो इस पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट संदीप अमर साहब। बताइए कि क्या लगता है आपको कि ईसीआईएल इसमें क्लियर करेगा पोजीशन या उसको करना चाहिए? उनको करना चाहिए, क्योंकि देखिए ही मेड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स जो मतलब जिसको कोई भी क्लियर नहीं कर सकता। मतलब वही बहुत वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थियोरीज हैं। लेकिन उसने कहा मैं ईसीआईएल का एम्प्लॉय था, तो ईसीआईएल को बताना चाहिए ऐसे नाम का एम्प्लॉय था या नहीं था। और जो टेक्निकलिटीज़ उसने बताई हैं ईवीएम की, वो टेक्निकलिटीज़ बहुत साउंड लग रही हैं, और वो खुद भी बहुत साउंड और कॉन्फिडेंट लगता था जब वो ईवीएम की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता था। और जिसने ईवीएम बनाया, जिस टेक्नोलॉजी से बनाया, और आगे क्या प्रोटोटाइप बना है, जिसको हैकिंग के लिए जब ईसीआईएल और चुनाव आयोग प्रेजेंट करता है चैलेंज के लिए, वो कह रहा है ये दो अलग अलग मशीन्स हैं। चैलेंज के टाइम अलग मशीन दिखाते हैं और जो मशीन यूज़ कर रहे हैं वो अलग मशीन दिखाते हैं। तो ये पार्ट मतलब जो टेक्निकल पार्ट है उसका, और उसका पर्सनल क्लेम है कि मैं वहाँ एम्प्लॉय था, और उसने 7-8 एम्प्लॉयज़ के नाम लिए, और 7-8 एम्प्लॉयज़ अगर मतलब उनका मर्डर हो गया जैसे वो क्लेम कर रहा है, तो क्या उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज़ ये आगे आके कह सकते हैं हाँ हमारा बेटा गुम हो गया या हमारा बेटा नहीं मिला है, हाँ ये बात ठीक है? तो देर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें वो डेफिनेटली ईसीआईएल को एक जवाब देना चाहिए। एक चीज़ आपने और गौर किया होगा कि जब जब ऐसे कोई डिस्प्यूट चाहे ईवीएम को लेकर के या और मसलों को लेकर के होते हैं, और जब भी कोई सरकारी कंपनी या सरकारी डिपार्टमेंट होता है तो वो सामने नहीं आता है। जैसे अभी एचएएल का मसला था, तो जो रिटायर्ड हो गए हैं वो तो फिर आ करके बोल देते हैं या चिट्ठी लिख देते हैं, लेकिन जो वर्किंग होते हैं वो सामान्य तौर पर सामने नहीं आते हैं। अब ईसीआईएल स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिट है। नहीं, देखिए वो मैटर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने हॉल को कॉन्ट्रैक्ट ना देके रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब एचएएल वैसे एक तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडरी है, तो वो लोग ये नहीं कहेंगे हमें क्यों नहीं दिया या हमें क्यों दिया, बट उसमें एचएएल पे कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। देखिए जिस पे चार्ज लगता है उसको आके जवाब देना है। ये आदमी कह रहा है, देखिए इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। मतलब ये है कि एक आदमी कह रहा है, सपोज़ एक आदमी ये कहे कि मैं ईवीएम मशीन बनाने में या उनका फैक्ट्री में या वहाँ काम करता था और मुझे कोई प्रॉब्लम और इशू दिखा, तो उसको पूरा मीडिया सीरियसली लेगा, हर आदमी सीरियसली लेगा। तो और जो वो ईसीआईएल उस प्रोडक्ट को बनाते हैं उनको भी आगे आगे बोलना पड़ेगा नहीं ये दिक्कत नहीं है। देखिए ये कोई मतलब करप्शन का केस अलग होता है, बट ईवीएम तो कंट्री की डेमोक्रेसी का बेस है। अब जैसे आपने जिक्र किया कि एक तो ईसीआईएल का इम्पोर्टेंट रोल हो गया इसमें, दूसरा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने तो तत्काल खंडन कर दिया। तीसरा, जो जिन 3-4 साथियों के बारे में वो बता रहे हैं कि वो मारे गए थे, उनके परिवार कोई ना कोई तो परिवार होंगे। हाँ, वही उनके परिवार वाले भी सामने आ सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, क्योंकि उनको यदि पूरी बात की जानकारी न हो तो थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी कि इनको दंगे में मरा हुआ दिखा दिया गया, क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं, लोग चुप नहीं बैठते हैं। चुप तो नहीं बैठते, लोग ढूंढते तो हैं। हाँ। तो देखिए मेरे ख्याल से उसका बहुत सारी बातें एडअप नहीं हो रही हैं, टू बी फ्रैंक, बट जो टेक्निकल बात वो कह रहा है, और सबसे बड़ी बात जो वो कह रहा है, मतलब द बेस ऑफ द एंटायर कॉन्वर्सेशन इज कि वो ये कहता है मैं ईसीआईएल का एम्प्लॉय था। देखिए बाहर से खड़े होके चाहे ममता बनर्जी, चाहे अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहें, उसमें कोई दम नहीं है, ठीक है ना। चुनाव दोनों तरफ गए हैं, कुछ चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं, कुछ आम आदमी पार्टी ने जीते हैं, कुछ बीजेपी ने जीते हैं, कुछ टीआरएस ने जीते हैं, मतलब सॉरी अलग दूसरा पार्टीज़ ने जीते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा उसका जो क्लेम है इसमें, जैसे स्नोडन का था कि वो एनआरए में या एनएसए में काम करता था, तो जो अंदर काम करता था वो क्लेम करता है, तो उस क्लेम को तो सीरियसली आप लोगे। लेकिन अभी तक जो ये एजेंसी है जो बनाती है ईवीएम, उनको बोलना चाहिए कि ये हमारे लिए कभी काम नहीं करता था। इस वाले में 4 लोग, मतलब 4 पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एक ईसीआईएल हो गया, चुनाव आयोग हो गया, और जो लोग मारे गए
उनके परिवार वाले हो गए, ये तीनों चाहें तो जो कुछ परिवार वाले यदि सामने हैं तो उससे कोरोबोरेट हो जाएगा कि वो मारे गए थे कि या नहीं मारे गए थे। ECIL सामने यदि आ जाता है, जिसके सामने आने के चांसेस कम है, बट इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा यहाँ पे जल्दीबाजी में खंडन ना करके जिम्मेदारी के साथ है कि आखिरकार ये आरोप क्यों लगे हैं, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि जब भी आरोप लगता है इलेक्शन कमीशन एक बार चैलेंज किया था, सारी पार्टियों को बुलाया था उसने, उसमें अपने एक्सपर्ट बुलाए थे, उसमें बहुत सारी पार्टियां नहीं पहुंची, अदरवाइज वो सामान्य तौर पे इसका खंडन कर देता है। शायद उसे लगता है कि हमने ये डिसीजन लिया है, हमारे डिसीजन पे ये सवाल उठ रहा है। देखिए, अगर अभी मेरे ख्याल से फारूक अब्दुल्ला और ममता बनर्जी का आया था कि ये EVM चोर मशीन है या ऐसा कुछ, हाँ, जो कलकत्ता में हुआ था उसमें ये हाँ, मुद्दा उठा था। देखिए, उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो पॉलिटिशियंस हैं, वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, वो ये बात बोलते हैं, तो उस पर मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। दे हैव अ लीगल प्रोसेस, वो जाके बात कर सकते हैं कि मतलब बैलेट सिस्टम हो या जो भी हो, बट उनका कोई भी क्लेम का कोई दम नहीं। बट मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगा कि अगर मैं कहूँ कि मैं वहाँ का एम्प्लॉई था और मैं वो बनाता था, तो सबसे पहली बात तो इनको यही कहनी चाहिए ना, नहीं वो एम्प्लॉय नहीं था। क्या वो एम्प्लॉय था? तो ECIL की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है जवाब देने की, और वहीं से बात क्लियर भी हो जाएगी, उसी को पता भी चल जाएगा कि हाँ। और देखिए, वो छुपा नहीं सकते। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी रोज आता जाता है, मतलब आप कैसे छुपा लोगे? रोज 100 लोग उसको देखते हैं। अगर आज ECIL कह भी दे कि वो एम्प्लॉय नहीं था, लेकिन कोई आदमी कल को कहे मैं वहाँ काम करता था और नहीं मैंने उसके साथ काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ECIL का फ्रंट में ना आना अच्छी बात नहीं है। अगर कंट्री की डेमोक्रेसी को इतना बड़ा किसी ने क्वेश्चन किया है और वो ये कह रहे हैं मैं वहाँ का एम्प्लॉई था और इस तरीके से EVM बनता है, या तो वो कहे वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, EVM इस तरीके से बनता ही नहीं। चलिए वो ये भी कह दे कि EVM जिस तरीके से बनता है वो चीज़ तो दुनिया को मालूम है, बट क्या ये एम्प्लॉय था? हाँ, ये तो क्लियर कर सकते हैं, ये तो उन्हें क्लियर करना ही पड़ेगा। और अगर वो एम्प्लॉय था तो एटलीस्ट जो वो टेक्निकल बातें कर रहा है उसको तो सीरियसली लेना ही पड़ेगा। देखिए, बाहर ममता बनर्जी इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑन EVM। व्हेन शी विन्स इट इज फाइन, व्हेन शी डजंट विन इट इज नॉट फाइन, बट दिस गाय इज एन एक्सपर्ट। इतना तो आपको उसकी बात सुन के बात से पता चल जाए कि भाई वो EVM पे तो एक्सपर्ट है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी कोई ढंग से ECIL को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो यदि कोई पक्ष है तो वो है ECIL। वो बता सकता है कि वास्तव में सैयद शुजा उसके एम्प्लॉय थे, जो EVM बना रही थी उस टीम का वो हिस्सा थे, उनकी टीम में और कौन कौन से एम्प्लॉय थे, ये क्लियर कम से कम वो कर सकते हैं। और देश के डेमोक्रेसी के लिए और देश के लोगों में विश्वास जगाने के लिए चुनाव आयोग को भी इसमें जल्दीबाजी में कमेंट करने के बजाय यदि जिम्मेदारी के साथ और एक्सपर्ट कमेंट के साथ सामने आए तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।